हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ का चैप्टर नंबर 14। जीएसटी एंड कस्टम लॉ की जो सीरीज बनाई जा रही है, तो भाई ये सीरीज सेमेस्टर 6 के लिए बनाई जा रही है, जो कि बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए स्पेशल रहने वाली है, जिनके एग्जाम अभी 1 महीने बाद आने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ जिनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और इस सीरीज की खास बात यह है कि इस सीरीज में हमने सारे लेक्चर्स को वीडियोस के जरिए कवर करा दिया है और टोटल चैप्टर इस बुक के 17 है और आज आ चुके हैं हम अपने चैप्टर नंबर 14 पर, यानी कि चौथा लास्ट चैप्टर अपना रह रहा है आज जो हम करा रहे हैं। और इस सीरीज के साथ साथ हमने इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर दिए। अगर किसी भी बच्चे को इसके नोट्स बाय करने हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पर भी मैंने ऊपर मेंशन इस पे मेंशन कर दिया है। तो जाके व्हाट्सएप पे पता कर लेना कि सर नोट्स की पीडीएफ बाय करनी है। जो भी प्राइस होगा 150 के अराउंड है, वो आप पे करके नोट्स की पीडीएफ को ले सकते हो। सारे चैप्टर्स नोट्स में 70 से 60 पेज के अंदर मिल जाएंगे। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, इजी समराइज है सारा, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे, यानी कि जो मैं 13 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में ना पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहां से जाकर आप एक एक करके सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए फिर आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14, यानी कि पेमेंट ऑफ टैक्स। आज हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। पहला टॉपिक अपना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक फॉर्म होता है जो जीएसटी की साइट पर होता है। ये फॉर्म सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होता है। जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं ना, सिर्फ उनके लिए होता है। अगर किसी को कोई भी अपना डिपॉजिट करना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू कर सकता है, या कोई पेमेंट करनी है, किसी को कैश पेमेंट करनी है या किसी को एनईएफटी करनी है, बैंक से करनी है, आरटीजीएस करनी है, ठीक है। जो भी ऐसी पेमेंट होती है वो भी आप इजीली कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट के जरिए। इसमें मैंने लिखा है कि ये एक समरी होती है ऑफ द ऑल डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स बाय द टैक्स पेयर। एक टैक्स पेयर की पूरी समरी होती है जहां पर जितना भी उसने आज तक टैक्स को पे करा है और जितना भी टैक्स को डिपॉजिट करा है, उसकी सारी एक समराइज्ड डिटेल होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का एक फॉर्म होता है जो कि जीएसटी साइट पर होता है। तो जीएसटी साइट पर फॉर्म नंबर PMT 05 कर एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरी लाइन में लिखा है टैक्स पेयर डिपॉजिट एनी अमाउंट। अगर कोई भी टैक्स पेयर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर और वो अपना टैक्स को डिपॉजिट करना चाहता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तब वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करेगा तब उसको क्रेडिट में जाएगा ई कैश लेजर के। जो भी ई कैश लेजर है यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, उसके क्रेडिट साइड में शो करेगा अगर कोई भी टैक्स पेयर अपना अमाउंट डिपॉजिट करता है। और यदि अगर कोई भी टैक्स पेयर अपना कोई पेमेंट करता है, नॉट डिपॉजिट, पेमेंट की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी टैक्स पेयर कुछ पे करता है, पैसा पेमेंट करेगा, उस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के डेबिट साइड में वो रिफ्लेक्ट करेगा। जो अमाउंट होगा वो कहां रिफ्लेक्ट करेगा? डेबिट साइड में, ठीक है। तो आपने अभी 3 चीजें सीखी। पहला कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है ये एक समरी होती है, एक टैक्स पेयर के द्वारा कितना पैसा डिपॉजिट करा गया है और कितना पैसा पेमेंट करा गया है उस चीज को लेकर। इसका फॉर्म जो होता है वो फॉर्म PMT 05 होता है, PMT 05 होता है। और तीसरी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में शो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के। और अगर आप कोई भी टैक्स पेयर जो है वो पे कर रहा है, कुछ अमाउंट भेज रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो उस जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो डेबिट साइड में शो करेगा, ठीक है। ये रहा, आगे लिखा है उसके बाद डिपॉजिट कैन बी मेड आइदर थ्रू ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। कह रहा है जो डिपॉजिट है उसको आप इजिली ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हो और ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हो। ऑनलाइन मोड के लिए बहुत इजीली रखा गया है, बट ऑफलाइन मोड में अगर आप कुछ डिपॉजिट करते हो या पेमेंट करते हो तब उसके लिए कुछ लिमिट है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको कितनी लिमिट तक पेमेंट कर सकते हो। सुनो, अगर आप कर रहे हो ऑफलाइन में क्या लिखा है? इन केस ऑफ ऑफलाइन मोड ओवर द काउंटर पेमेंट। इसको ओवर द काउंटर पेमेंट नाम से भी बोला जाता है। ऑफलाइन मोड अगर मान लो एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में लिख दिया एक्सप्लेन द ओवर द काउंटर मोड, तो आपको यही लिखना होगा कि ऑफलाइन मोड में, यानी ऑफलाइन मोड में जब ई कैश लेजर जो है वो बनाया जाता है, पेमेंट करी जाती है, तब पूछा गया है, उसके बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। समझ जाना, ओवर द काउंटर पेमेंट अगर लिखा ये वर्ड, ठीक है।
तो कह रहा है अगर आप ऑफलाइन मोड में कोई पेमेंट करते हो या ओवर द काउंटर पेमेंट करते हो तो उसकी कुछ लिमिट है। लिमिट इज ओनली ₹10,000 पर चालान। जो भी चालान होगा आपका, एक चालान पर एक टैक्स पीरियड के दौरान 10,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। अब जितने ज्यादा चालान बनाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे 10-10 हजार करके वो बढ़ता जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपके चालान होंगे उस अकॉर्डिंग। ये है ऑफलाइन मोड। अगर ऑनलाइन मोड में आप करते हो, यानी कि साइट पर जाकर आप डायरेक्ट वहां से फाइल कर देते हो चालान वगैरह, उस जगह पर आपको कोई एज या कोई लिमिट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बट कहता है कि मॉनेटरी लिमिट ऑफ ₹10,000 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर 10,000 का ये जो लिमिट रखी गई है ऑफलाइन मोड में वो वैलिड नहीं है, मान्यता नहीं है, एग्जम्पशंस हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से केसेस आ जाते हैं जहां पर ये 10 लाख की लिमिट, 10,000 वाली लिमिट जो है वो खारिज हो जाती है। तो उसके कुछ केस है। सबसे पहले लिखा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी होकर और वो अपना चालान जमा कराना चाहता है ऑफलाइन मोड में, तब उस जगह पर उसको 10 लाख से ज्यादा का जमा करने दिया जाता है। वहां पर एक दिन में ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपका पर डे जो है वो 10,000 का चालान होगा। दूसरा कह रहा है कि पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, अगर पर्सन कोई भी ऐसा नोटिफाइड है कमिश्नर के द्वारा, जो कि कमिश्नर ने कह दिया कि जाओ आप अपना चालान जमा करा दो, यानी कि ई कैश लेजर आप जमा करा दो, आपकी लिमिट में मना कर रहा हूं नहीं लेंगे, तो वो ऐसे लोग जिनको कमिश्नर ने नोटिफाइड कराया है स्पेशल, उन लोगों के लिए 10,000 से लिमिट ज्यादा रहती है और वो अपना जमा करा सकते हैं। तीसरा कहता है कि पीओ, ठीक है, एक तो हो गया पीओ पब्लिक ऑफिसर, और उसके बाद लिखा है एंड एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर, कह रहा है पीओ या फिर कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है, ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग अटैचमेंट प्रोसीडिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कि किसी भी तरीके की अटैचमेंट या किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई भी चेकिंग वगैरह कर रही है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस जगह पे अगर उनको चालान जमा कराने की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो 10,000 से ज्यादा का चालान जो है दिन भर में जमा करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशल बताया गया पीओ और ऑथराइज्ड ऑफिसर के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है उसके बाद प्रोसीजर फॉर पेमेंट बाय चालान। ये जो चालान है इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे पेमेंट होती है, उसका पूरा प्रोसीजर जो है अब नीचे मैं आपको समझाऊंगा जितना इसमें मैंने बताया है। तो पहला है कि गवर्नमेंट चालान जनरेट चालान बाय कॉमन पोर्टल, कह रहा है कि चालान को जनरेट करने के लिए आप कॉमन पोर्टल का यूज करोगे, यानी कि जीएसटी के पोर्टल का यूज करोगे, gst.nic.in जो भी है, gst.gov.in। तो इस पोर्टल पर जाकर आप अपना चालान जो है ई कैश लेजर जो है वो इजीली जनरेट कर सकते हो। कौन सा फॉर्म इसको लिए फिल करना पड़ता है, तो फॉर्म मैंने लिख दिया है कि इसके लिए आपको PMT05 ये जो फॉर्म है इसको भरना पड़ता है ई कैश लेजर के लिए। 05 है, याद रखना, बात सुन रहे हो ना, याद रखना 05 है। अगला लिखा पॉइंट है उसके बाद सिंगल चालान फॉर ऑल पेमेंट। मैंने ये चीज आपको ऊपर भी बताई थी, कहाँ पे बताई थी, रिमाइंड करा देता हूँ, याद करा देता हूँ। देखो ये रहा, कह रहा है कि ₹10,000 पर चालान, अगर कैसा मोड है, ऑफलाइन मोड है, तो वो चीज अब दोबारा यहाँ पर लागू होती है। कह रहा है कि दोबारा सिंगल चालान आप बनाओगे, ठीक है, ऑल पेमेंट के लिए, जितनी भी पेमेंट करोगे, जितनी भी बार पेमेंट कर रहे हो, हर पेमेंट के लिए आप सिंगल चालान यहाँ पर बनाओगे। कह रहा है कि टैक्स, कोई भी पेनल्टी या कोई भी इंटरेस्ट फीस वगैरह अगर आप पे कर रहे हो तो उसके लिए आप सिंगल चालान बनाओगे हर बार, ठीक है। अगला पॉइंट है व्हेन चालान जनरेट सो प्रोवाइड ए नंबर कॉल्ड CPIN। तो ये नंबर याद रखना, ये वर्ड याद रखना, CPIN। CPIN क्या होता है कि जब भी आप कोई भी ऑनलाइन चालान बनाओगे या फिर कोई भी पेमेंट करोगे, पेनल्टी की, इंटरेस्ट की या किसी भी तरीके की टैक्स पेमेंट करोगे, तो साइट से आपको एक नंबर मिलेगा, वो नंबर होता है CPIN नंबर। CPIN नंबर आपको जनरेट होगा। अगला पॉइंट लिखा उसके बाद CPIN इज ए 14 डिजिट नंबर। जो CPIN नंबर है वो 14 डिजिट का नंबर होता है और वैलिड कब तक होता है, 15 दिनों के लिए। तो वैलिड कब होगा, कह रहा है रिमेन वैलिड फॉर 15 डेज, यानी कि 15 दिनों के लिए वो वैलिड रहता है CPIN नंबर, और 14 डिजिट का वो नंबर रहता है जो आपको मिलता है चालान से जनरेट करने में, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपकी बुक में है, वो मैंने सारे आपको बता दिए। ये सारे पॉइंट्स ई कैश लेजर के थे। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, ठीक है। तो क्रेडिट लेजर के बारे में समझते हैं। कह रहा है क्रेडिट लेजर जो होता है इसका फॉर्म होता है GST PMT02 करके। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, याद रखना है। कह रहा है कि GST PMT02 करके फॉर्म है और इसकी भी सेम साइट है जो साइट यहाँ पर PMT05 की थी। जो साइट PMT05 की थी यानी कि gst.gov.in,
तो इसी साइट पर जाकर आपको PMT-02 भी फिल करना पड़ता है। PMT-02 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसको आप ITC लेजर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर, यानी कि ITC लेजर भी इसको कहते हो। कह रहा है इन ITC लेजर, ITC विच इज एक्सेस्ड इन मंथली रिटर्न इज रिफ्लेक्टेड, कि जो भी आपका मंथली रिटर्न वगैरह फाइल होगा उस पे जितना भी ITC होगा वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है PMT-02 के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ITC कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। कह रहा है कि यहाँ पर जो भी ITC शो करेगा ये ITC आपको किसके लिए यूज करना है? सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए। मैंने इसीलिए बॉक्स में इसको कवर कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस इसी पे रहे और ज्यादा थोड़ा ध्यान रहे कि पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए यूज होता है सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा आप कोई भी अदर चीज के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का। उसके बाद लिखा है ITC कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर टैक्सेबल पर्सन ऑन ऑनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है ये थोड़ी सी ना टर्मिनोलॉजी, थोड़ी स्टेटमेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि ITC जो है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप टैक्सेबल पेमेंट करते हो, कोई भी टैक्सेबल पेबल है उसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। कह रहा है कोई भी आउटवर्ड सप्लाई हो या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की किसी भी तरीके की आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। इनवर्ड होता है जब माल आता है, यानी आप परचेजर हो, बट यहाँ बात हो रही है आउटवर्ड सप्लाई, यानी कुछ आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, आप सप्लायर हो उस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल देके आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा इसी लाइन को। ये जो फोर्थ पॉइंट है अपना, इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो एग्जांपल कहता है केस नंबर 1, कह रहा है एग्जांपल केस 1, ठीक है। पहला केस क्या है कि एक आदमी है मिस्टर ए, उसने कुछ चीज सोल्ड करी, यानी कि सप्लायर है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आउटवर्ड सप्लाई का केस है, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इट मींस कि आपने कुछ सप्लाई करा होगा, बेचा होगा। तो कह रहा है कि मिस्टर ए ने सोल्ड करा, तो ये हो गया सप्लायर, ठीक है। कह रहा है मिस्टर ए ने कुछ सप्लाई करा और ₹1000 का, जिसके ऊपर 10% का क्या लगा? उसका GST लगा। तो 100 रुपए की GST लग गई, 1000 का 10% यानी 100 रुपए की GST हो गई, ठीक है। किसको बेचा? मिस्टर ए ने बेचा किसको? मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी ये रहा। अब आगे लिखा है कि मिस्टर बी को जो माल बेचा उसको 1100 रुपए का बेचा। आगे लिखा है कि मिस्टर ए ने जो माल खरीदा था ना, जो माल बेचा है बी को, वो मिस्टर ए ने कहीं से खरीदा था। अब वो कहां से खरीदा था? तो लिखा मिस्टर ए ने परचेज किया था गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी। किससे खरीदा था? मिस्टर सी से खरीदा था। कितने का खरीदा था? 600 रुपए का खरीदा था और 60 रुपए यानी 10% GST भी दिया था। 60 रुपए का उस समय GST पे करा था। अब क्या करा था? इस समय तो GST इन्होंने टैक्स पे करा था उसको। अब जब खुद सप्लायर हैं तो अब GST कलेक्ट कर रहे हैं। पहले पे करा था सी को और अब कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पे, यानी कि जब पेमेंट करी, अब यहां पर क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं GST, ठीक है। अब कह रहा है कि मिस्टर ए जो है विल बी पे ₹40। अब मिस्टर ए को सिर्फ 40 रुपए ही पे करने पड़ेंगे ITC क्लेम करने के बाद, यानी GST में आपको सिर्फ 40 पे करने पड़ेंगे और आपके 100 रुपए जो पहले GST के थे उसमें माइनस हो जाएंगे 60 रुपए। अब आपको सिर्फ 40 पे करना है। तो इसको थोड़ा इस तरीके से समझो। देखो GST का रूल पता है क्या कहता है? GST का रूल ये कहता है कि अब अभी आपने बी को कुछ सामान बेचा 1000 रुपए का, जिसपे आपने 100 रुपए का टैक्स लिया उससे। अब आपने 100 रुपए का टैक्स लिया, तो ये टैक्स कहाँ जाना चाहिए? ये जाना चाहिए गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट को आपको जमा कराना पड़ेगा। तो अभी गवर्नमेंट को आपको याद रखो कि आपको 100 रुपए पे करने हैं, 100 रुपीज पे करने हैं गवर्नमेंट को, बस ये याद रखो। अगली बार आपने देखा कि मैंने ना किसी से माल खरीदा था, मैंने ना ए ने माल खरीदा था किससे? सी से, और सी से जब माल खरीदा था तो उसने 60 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे GST के। दिए थे 60 रुपए एक्स्ट्रा? हाँ जी, दिए थे एक्स्ट्रा 60 रुपए GST के, पे करे थे। अब गवर्नमेंट जब टैक्स मांगती है तो गवर्नमेंट को वो बोलता है, बंदा जो है वो बोलता है कि ना मैं आपको 100 रुपए पे नहीं करूंगा। जब उसने बी को सेल करा तो वो गवर्नमेंट को बोलेगा, कौन बोलेगा? ए बोलेगा गवर्नमेंट को। ए बोलता है गवर्नमेंट को ये जी मैं आपको 100 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के पे नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ 40 रुपए पे करूंगा। वो बोलते हैं ऐसा क्यों? वो बोलता है कि मैंने जब किसी से माल खरीदा था तो 60 रुपए मैं ऑलरेडी उसको पे कर चुका हूं। जब ए ने सी से माल खरीदा तो 60 रुपए वो पे कर चुका था, तो 100 रुपए अब उसको मिले हैं, तो 60 रुपए तो वो पे कर चुका था ना, सिर्फ कितने रुपए और पे करने हैं? 40 रुपए। तो अब कितने रुपए पे करने हैं उसको? सिर्फ 40। तो 100 में से 60 गया 40,
तो अब जो ए है वो गवर्नमेंट को सिर्फ 40 रुपए पे करेगा, क्योंकि 60 रुपए वो ऑलरेडी पे कर चुका है जिससे माल उसने खरीदा था। तो अब यही तो ये होता है कि आईटीसी घूमता रहता है। आईटीसी आपका इकट्ठा हो गया था, वहां पे आपका इनपुट जो है वो इकट्ठा हो गया था जब आपने माल खरीदा सी से, 60 रुपए का इकट्ठा हो गया, गवर्नमेंट के उसमें रिफ्लेक्ट कर गया कि 60 रुपए इसने पे कर दिए। अब जब आपने माल बेचा 100 रुपए आपको मिले, तो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से 100 रुपए देने हैं, मगर आप 60 पहले दे चुके हो, तो आपको सिर्फ 40 रुपए और देने पड़ेंगे, तो आपका पूरा 100 का हिसाब खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास पूरे 100 रुपए आ जाएंगे, उनके पास बस 100 रुपए आने चाहिए। 60 वो जो अभी आपने जो पहले आपने दिए थे, 40 उनको और चाहिए, क्योंकि उनको पूरा टोटल 100 का हिसाब चाहिए, 100 करने, तो 40 और दे दो उन्हें, ठीक है, पूरे 100 नहीं देने, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद, ये था केस नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, जहां पे मैंने बताया कि आउटवर्ड सप्लाई अगर होगी तब आपको कैसे केस आएगा। अगर मान लो इन केस अगर आपका केस 2 है, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस है, तब क्या होगा, ध्यान से सुनो। मिस्टर ए ने कुछ माल बेचा 1000 रुपए का और उस पे 100 रुपए की जीएसटी चार्ज करी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, आरसीएम का केस है। अगर आरसीएम का केस है यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, तो मिस्टर ए ने 1000 का माल बेचा, 100 रुपए जीएसटी ली, किसको बेचा, बी को, ठीक है। कह रहा है मिस्टर बी ने हैविंग आईटीसी ऑफ ₹70, मान लो मिस्टर बी के पास 70 रुपए की पहले से, मिस्टर बी के पास 70 रुपए की पहले से आईटीसी है। तो अब ये बताओ कि मिस्टर बी को गवर्नमेंट को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मिस्टर बी जो है देख रहा है कि मिस्टर बी के पास 70 रुपए का आईटीसी पहले से है, बट ये रिवर्स चार्ज का केस है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि रिसिपिएंट जो होता है, जो माल खरीद रहा है, यानी कि जो बी है, इसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। भाई इसको पे करने का, बी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ऊपर वाले केस में क्या था, ए ने पे किया था गवर्नमेंट को 40 रुपए। अब दूसरे केस में रिवर्स चार्ज पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ए को नहीं पे करना, यहाँ बी को पे करना है गवर्नमेंट को। तो अब ए जो है वो नहीं पे करेगा, और जो बी पे करेगा, तो बी जो है वो कितना पे करेगा, बी 100 में से 70 नहीं घटाएगा जैसे ऊपर घटाया था, ऊपर वाले में से जैसे घटाया था ना, ऐसे नहीं घटाएगा, क्योंकि जो 100 रुपए है वो किसने लिए हैं, वो ए ने लिए है, और यहाँ पर रिवर्स चार्ज का केस है, तो यहाँ पर ये लेस करके नहीं देगा, यहाँ पर गवर्नमेंट को डायरेक्ट 70 रुपए ही पे करने पड़ेंगे पूरे, ठीक है, रिवर्स चार्ज के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर वो 100 का कोई भी झंझट नहीं आने वाला, क्योंकि वो था केस 1 में, वो नॉर्मल केस था, ये रिवर्स चार्ज का केस है। तो रिवर्स चार्ज में पैसे ज्यादा नहीं देने हैं, दोबारा से पे नहीं करना, क्योंकि रिसिपिएंट की लायबिलिटी बनती है यहाँ पे। ऊपर वाले में था सप्लायर की लायबिलिटी, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट की लायबिलिटी बनती है, इस वजह से, समझे। और नीचे मैंने लाइन भी लिख दिया कि आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। कह रहा है कि जो भी आईटीसी होगा टैक्स पेयर का, पेमेंट जब उसने करी है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि आरसीएम केस में अगर कोई भी पेमेंट होगी, तो उस आरसीएम की पेमेंट को हम यूटिलाइज नहीं करेंगे आईटीसी के अंदर। आईटीसी के अंदर सिर्फ वो यूटिलाइज करा जाएगा टैक्सेबल पेबल जो कि आउटवर्ड सप्लाई के लिए हुआ है, नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज का केस है। आरसीएम के केस में इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए जी, अब नया टॉपिक एक बुक में है, वो आपको बताऊं। उससे पहले ना इसकी थोड़ी सी मैं आपको वो बता दूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, इसके कुछ एग्जम्पशंस हैं, यानी कि किस जगह एग्जम्पशंस दी गई है, छूट दी गई है। जैसे इसमें दी गई थी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, यहाँ पर छूट दी गई थी ना कि 10,000 से ज्यादा आप अमाउंट पे कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ एजम्पशन या छूट दी गई है, किनको दी गई है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला लायबिलिटी लेजर का टॉपिक शुरू करेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो एक बार, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन के केसेस किसके केसेस में यहाँ पर लिखा मैंने, ई क्रेडिट लेजर, यानी कि जो ई क्रेडिट लेजर है कुछ उसकी एक्सेप्शंस बताऊंगा कि जहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती है, ठीक है, जहां पर रिस्ट्रिक्शंस को अलाउड नहीं किया जाता है, जहां पर रिस्ट्रिक्शंस जैसी चीजें हटा दी गई हैं, तो वो कुछ एक्सेप्शन के केसेस क्या क्या बनते हैं। तो पहला केसेस बनता है वेयर द सेड कर्ता पर्सन प्रोप्राइटर और मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके साथ साथ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ये BOT लिखा है ना, जैसे BOD होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है। तो कह रहा है कि अगर इन लोगों के कहने पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया जाता है। इन लोगों के कहने पर इनमें से कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर किसी कर्ता ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो ITC है वो इतना नहीं, इतना अगली बार यूज हो जाएगा, ठीक है, तो इनके कहने पर वो एडजस्ट करा जा सकता है।
कह रहा है कोई भी पर्सन हो गया जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, या कोई भी प्रोप्राइटर हो गया, एमडी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, कमेटी हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है। तो इन लोगों के कहने पर कुछ एक्सेप्शंस दे दी जाती है, इन लोगों के कहने पर कुछ एक्सेप्शन दे दी जाती है और कुछ छूट मिल जाती है आप लोगों को। अगला पॉइंट है वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड ए रिफंड और मोर देन ₹1 लाख इन ए फाइनेंशियल प्रीसीडिंग ईयर। कह रहा है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और दूसरी चीज की अगर उसने 1 साल के अंदर अंदर, मतलब कि जो प्रीसीडिंग ईयर पिछला ईयर गया है उस 1 साल के अंदर अंदर उसने 1 लाख से ज्यादा का रिफंड जो है वो बना लिया है आईटीसी की तरफ से, तब उसके कहने पर भी यहाँ पर आईटीसी को और ज्यादा एक्सटेंड कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है आईटीसी यूटिलाइज्ड इन केसेस ऑफ। आईटीसी यूटिलाइज कब कर सकते हैं? इन केस ऑफ, कुछ केसेस हैं जहां पर आईटीसी को आप ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। कह रहा है कि अगर आपकी जीरो रेटेड सप्लाई करी है आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, कोई भी टैक्स पे नहीं करा अभी तक और आपकी जीरो रेटेड सप्लाई हुई है साल भर में, तो आपका आईटीसी जो बनेगा उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। दूसरा लिखा है उसके बाद इनवर्टेड ड्यूटीज सिक्योरिटीज का एक ऑप्शन दिया है, इसमें भी आप आईटीसी को अच्छे से और यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज। अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो इन चारों में से कोई हो सकता है, अगर है तो आपका आईटीसी और ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो पहला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई आदमी हो जिसने ऐसा बोला हो कि भाई आईटीसी को एक्सटेंड करने को, या तो पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग का कोई होना चाहिए, या फिर लोकल अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, या फिर कोई भी स्टेचुअरी बॉडी अगर आपको कहती है, या फिर जीएसटी का खुद काउंसिल्स वगैरह आपको परमिशन देते हैं, तब आपका जो है आईटीसी यहाँ पर इस केसेस में एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ एक्सेप्शन के केस थे। आगे अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। इसको ना दूसरे नाम से भी बोला जाता है, ज्यादातर नाम यूज किया था इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। और मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं लाइबिलिटी लेजर ना बोलकर मैं रजिस्टर्ड वर्ड का यूज करूंगा, तो याद रखना कि इसको इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर भी एक जीएसटी फॉर्म होता है, जहां पर क्या होता है कि जितनी भी टोटल टैक्स लाइबिलिटी होती है टैक्स पेयर की, कि टैक्स पेयर को कितनी लाइबिलिटी पे करनी है, वो सारा का सारा उसमें शो किया जाता है। जीएसटी के साइट पे आप जाओगे, वहां पर आपको जीएसटी का फॉर्म जो है जीएसटी PMT 01 करके जो फॉर्म मिलेगा, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर डिस्कस है, यानी कि PMT 01। तो इस फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में लिखा गया है। आगे लिखा है इसके बाद कि लाइबिलिटी डिस्चार्ज फॉलोइंग ऑर्डर। अगर किसी को अपनी लाइबिलिटी, जो भी टैक्स पेयर है उसको लाइबिलिटी डिस्चार्ज करानी है, तो उसके लिए ना एक फॉलोइंग ऑर्डर बनाया गया है कि कैसे कैसे आपकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी। ठीक है, मान लो एक पर्सन है राम। ठीक है, राम ने, एक आदमी है श्याम, जिससे कुछ लोन ले रखा है, उधार ले रखा है। किससे ले रखा है? श्याम से। तो लिख लो यहाँ पे श्याम। ठीक है, राम श्याम के पास गया था पहले मंथ, फर्स्ट मंथ में इसने 10,000 रुपए का उधार लिया। दूसरे मंथ वो गया, दूसरे मंथ उसने फिर 5,000 का उधार लिया। फिर तीसरे मंथ गया, तीसरे मंथ जाके उसने 4,500 रुपए मांगे। ठीक है, और चौथे मंथ ऐसे गया, मान लो कुछ महीने वो जाता रहा, उसने 2,500 रुपए मांगे उधार। ठीक है, अब राम जो है वो आया श्याम के पास। जब राम की अच्छी खासी अर्निंग होने लग गई, पहले वो उधार पे काम चलाता था, हो सकता है राम श्याम का दोस्त हो, तो वो उधार पे पैसे दे दिया करता था कि ले भाई जब तू कमाने लगेगा तो पैसे चुका दियो। तो राम ने बोला ठीक है, जब मेरी नौकरी लगेगी ना तो मैं आपके पैसे चुका दूंगा। अब राम के पास क्या थी? बहुत सारी लाइबिलिटी खड़ी हो गई थी, तो इसने अपने लिए क्रिएट कर लिया था इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। तो इसने ये अपने लिए क्रिएट कर लिया कि जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी लिखता जा रहा हूं मैं। अब राम ने मान लो कमाना शुरू किया। राम की जो पहली सैलरी थी वो थी 3,500 रुपए। राम की पहली सैलरी जो थी वो सैलरी क्या थी? 3,500 रुपए। ठीक है, अब राम ने बोला कि ना मैंने कुछ ज्यादा ही उधार ले रखा है शाम से, चलो मैं उसको उधार चुकाने चला जाता हूँ। राम जाता है शाम के घर पे। अब राम कहाँ जाता है? ये राम आया शाम के घर के पास। अब राम ने शाम से बोला कि भाई देख मेरी जॉब लग गई है, 3,500 रुपए मैं कमाता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी पहली सैलरी से मैं आपका कुछ बर्डन कम कर दूं। तो राम ने बोला कि मैंने ना आपसे लास्ट मंथ, मतलब कि लास्ट वाला जो मंथ था, चौथा मंथ था, तो लास्ट बार पैसा यही लिया था राम ने उधार पे। तो राम ने बोला एक काम करो, 3,500 में से आप इस 2,500 को काट लो। क्या बोला? 3,500 में से इस 2,500 को आप काट लो और बाकी 1,000 मुझे वापस कर देना।
ठीक है। तो 2500 की मैं आपकी ये वाली लाइबिलिटी जो है ना लास्ट वाली, ये पूरी भर देता हूँ, ठीक है। मगर श्याम पता क्या बोला, श्याम बोला कि नहीं भाई मेरे को लास्ट वाली लाइबिलिटी नहीं चाहिए, पहले चाहिए सबसे पहले वाली लाइबिलिटी। तो सबसे पहले तो तूने मुझसे कितना लिया था फर्स्ट मंथ में, 10,000 लिए थे, तो इसमें से मैं माइनस करूंगा 3,500, ठीक है। अब जो पैसा बच गया यानी कि 6,500 रुपए वो तू मेरे को देगा, जो कि अगले मंथ देगा। तो ऐसे उसने क्या बोला कि ना हम एक प्रिसीडिंग मैनर में आपकी लाइबिलिटी को खत्म करेंगे। श्याम ने ऐसा बोला राम से, सबसे पहले मेरे को वो वाली उधारी चुका जो सबसे पहली बार तूने ली थी, 10,000 की ली थी, तो पहले हम यहीं से शुरू करेंगे 10,000 से। पहले पुरानी वाली चुकाएगा तब जाके नई वाली चुकेगी, ये नहीं कि तू अभी वाली कल वाली चुका रहा है और पुरानी वाली भूल जाऊं मैं, नहीं, पहले पुरानी से शुरू कर, पुरानी वाली चुकाना चालू कर, फिर उसके बाद करंट वाली चुकाइयो, पहले ओल्ड वाली चुका। तो यही चीज जो है लाइबिलिटी रजिस्टर में लिखी हुई है। कहता है कि लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज कैसे होती है, कुछ फॉलोइंग ऑर्डर में होती है। पहला क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आपका ड्यू हो रखा है प्रीवियस टैक्स पीरियड का, यानी कि मान लो अभी फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है 2025-26 चल रहा है, और आपका कोई प्रीसीडिंग ईयर यानी कि कोई पिछला बकाया बाकी है, जो भी आपकी पिछली लाइबिलिटी है जो कि 2000 मान लो 24-25 में रही होगी, ठीक है, 24-25 में मान लो कुछ लाइबिलिटी रही होगी राम की। तो वो कह रहा है कि पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड चुका, मेरा पुराना वाला हिसाब चुका पहले, जैसे श्याम ने बोला राम से कि पहले 10,000 चुका, इसी तरीके से इसने बोला पहले पुराना हिसाब चुका तब नए पे आएंगे। तो पुराना हिसाब चुकाएगा, फिर उसके बाद अगर पुराना हिसाब चुक जाएगा तो हम ड्यू करेंगे करंट टैक्स पीरियड में। अब हम आएंगे करंट में, यानी कि अगर वो पिछला हिसाब चुका देगा ना ये लाइबिलिटी, तब हम आगे करंट ईयर की डिस्कशन करेंगे, नई वाली 2,500 की बात करेंगे, समझ आई। और अगर मान लो नई वाली भी चुक गई, नया वाला भी चुका दिया, तब इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कोई ऐसा ड्यू तो नहीं है जो डिमांड नोटिस या कोई प्रोसीडिंग के जरिए आया हो, यानी कि कोई भी जब वो लाइबिलिटी नहीं चुका पा रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या करा हो, उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगा दियो, कोई भी डिमांड लगा दियो, कोई प्रोसीडिंग लगा दियो, कोई टैक्स लगा दियो, फीस लगा दियो कि आपको इतना पैसा ज्यादा भरना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने टाइम के अंदर अपना पैसा नहीं चुकाया। तो वो जो डिमांड और जो नोटिस होता है, जो पेनल्टी होती है एक तरीके की, तब वो भी चुकानी पड़ेगी। वो किसके बाद चुकानी है, करंट टैक्स पीरियड के बाद चुकानी है डिमांड या नोटिस वगैरह की लायबिलिटी को। पहले कौन सी खत्म करेंगे, पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर आएगी करंट टैक्स पीरियड, और सबसे लास्ट में आएगी डिमांड नोटिस और प्रीसीडिंग लायबिलिटी आएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ई लाइबिलिटी रजिस्टर्ड जो होता है इसको कहां पर शो किया जाता है। तो ई लाइबिलिटी रजिस्टर्ड को डेबिट साइड में शो किया जाता है। डेबिट यानी कि आप जैसे बोलते हो ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी एक खर्चा है, एक्सपेंस है, आपके ऊपर एक बर्डन है जो शिफ्ट हुआ है, किसके द्वारा, दूसरे के द्वारा। मतलब उस बंदे से आपने कुछ खरीदा और आपने उसका बर्डन ले लिया, ठीक है, मतलब आपने एक लोन ले लिया उससे, अब वो पैसा आपको चुकाना है। तो लोन जब तक आपके सर पे वजन रहेगा ना, बोझा रहेगा, तब तक आपको डेबिट करना पड़ेगा उसको। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसी के रूल के अकॉर्डिंग तो ई लाइबिलिटी रजिस्टर्ड को डेबिट साइड में शो करते हैं। जितना भी अमाउंट होगा, जो भी पेबल होगा, जो भी पेबल टुवर्ड्स द टैक्स फीस या कोई भी अदर लाइबिलिटी अगर आपकी है जो चुकानी है, तो सबको डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट किया जाएगा, किसके, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर, समझ आई। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इस लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के कोई तरीके हैं या नहीं है। तो हाँ, आपकी बुक में इसको एडजस्ट करने के 2 मेथड लिखे हैं। कह रहा है एडजस्ट लाइबिलिटी 2 मेथड्स, कि 2 मेथड है एडजस्ट करने के। आपके बुक के अंदर ये वाली हेडिंग आपको दी है, तो आपको ये वाली हेडिंग मिलेगी बुक में, देखो जहां पे लिखा हुआ मैनर ऑफ मेकिंग टुवर्ड्स लाइबिलिटी, ठीक है, कि किस किस तरीके से लाइबिलिटी को आप बना सकते हो, खत्म कर सकते हो। पहला मेथड है ई कैश लेजर, आपको शुरू में पढ़ाया था ई कैश लेजर। दूसरा है ई क्रेडिट लेजर। कहता है ई कैश लेजर में क्या है, कह रहा है ई कैश लेजर में आप कौन कौन सी लाइबिलिटी को खत्म कर पाओगे, टैक्स से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड और इंटरेस्ट से रिलेटेड। जो भी आपकी लाइबिलिटी है, टैक्स, फीस या इंटरेस्ट से रिलेटेड या कोई अदर लाइबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगी ई कैश लेजर से। जब लाइबिलिटी ई कैश लेजर से आप शॉर्ट करोगे, तब आपको कैश लेजर को डेबिट में दिखाना पड़ेगा कि कैश लेजर को डेबिट कराया है हमने, डेबिट में रिफ्लेक्ट होगा वो अमाउंट। और आपका जो ई लाइबिलिटी रजिस्टर है उसको क्रेडिट साइड में शो करेगा, लाइबिलिटी रजिस्टर के क्रेडिट साइड में शो करेगा लाइबिलिटी को, क्योंकि अभी लाइबिलिटी आपकी खड़ी हुई है। जब वो चुक जाएगी, जब वो आप चुका दोगे तो वो डेबिट में आ जाएगी, उल्टा हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी कैश लेजर डेबिट होगा और आपका ई लाइबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट होगा। ये था कैश लेजर से अगर आप लाइबिलिटी चुकाते हो तब।
अगर आपकी लायबिलिटी मान लो टैक्स, फीस या इंटरेस्ट से कुछ हटके है, कुछ अलग है, तब आपको यूज करना पड़ेगा ई क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर आपके जितने भी पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्सेस है, मतलब कि आपने जो सप्लाई करी है, सप्लायर जो हो, सप्लाई में जो पैसा लगा है, जो खर्चा सप्लाई में आया है, आउटवर्ड टैक्स आया है, जो सप्लाई के टाइम पे आउटवर्ड टैक्स जो गया है, वो लायबिलिटी खत्म करनी है, तो उसके लिए ई क्रेडिट लेजर आपको यूज करना पड़ेगा। और जब आप टैक्स लायबिलिटी पे करोगे तो क्रेडिट लेजर डेबिट हो जाएगा और आपका जो क्रेडिट होगा वो होगा ई लायबिलिटी रजिस्टर। समझ आई? तो ये था आपका छोटा सा कंसेप्ट। चलिए अब हम इसके बाद पढ़ लेंगे आगे, कुछ नए टॉपिक्स और हैं अभी बुक में रहते हैं, तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो, नोट्स बना लो और इसके बाद मिटा के अगला पॉइंट हम लिखवाते हैं। ठीक है भाई? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, अगला पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। जो आईटीसी होता है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है, उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन नंबर 49 और सब सेक्शन नंबर 5 के अंदर कुछ हेडिंग्स बताई गई हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कैसे होता है। अगर आईटीसी इनपुट इंटीग्रेटेड है या आईटीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का है, तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो आप। ठीक है? तो आईटीसी को देखो ऐसे यूटिलाइज करने से मैं बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं तब आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है? अब आप एक काम करो, आपकी सैलरी मान लेते हैं आईटीसी है, आपकी सैलरी मान लो आईटीसी है और अब आपको एक रेंटेड घर पे आप रहते हो, आप रेंट वाले घर पे रहते हो तो वहां पर आपको रेंट देना पड़ता है। ठीक है? रेंट के साथ साथ आपका कुछ राशन आप खरीदते हो, खाने पीने का खर्चा लगता है, वो अलग जाता है, वो भी सैलरी से जाएगा। सैलरी के बाद राशन दोगे, रेंट भरोगे, बिजली का बिल आएगा, पानी का बिल आएगा, तो ऐसे जो बिल हैं उनको भी आप सॉर्ट करोगे, फिर आपका जो पैसा बचेगा फिर वो आपका सेविंग होगा। तो आप क्या करते हो कि आपकी सैलरी मान लो 20,000 20,000 है, ये क्या आपकी सैलरी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल समझो, आपकी सैलरी 20,000 है, यानी कि इस सैलरी वर्ड की जगह आप समझ लो कि ये आईटीसी आपका क्या है, आईटीसी, आपका आईटीसी 20,000 है। अब मान लो, और जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, जैसे कि आपको रेंट पे करना है, पहली चीज आपको रेंट पे करनी है, रेंट को मान लो आपका ये सेंट्रल टैक्स है, SGST है, आप ऐसा सपोज कर लो कि आपका रेंट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, समझ लो। आपको रेंट पे करना है 3,000 का, तो आपने 20,000 में से 3,000 घटा दिए, कितना बचा? 17,000। अभी आपकी सेविंग है 17,000। अब आपको और बिजली का बिल पे करना है, मान लो आपका बिजली का बिल 1,000 का आ जाता है और वो बिजली का बिल नहीं है, वो क्या है? CGST। अब ये ऊपर वाला स्टेट का टैक्स था, ये सेंट्रल का टैक्स है, अभी आ गया CGST। कितना है? 1,000 रुपये, 1,000 और माइनस कर दो तो आ गया 16,000 रुपये। अभी ये आपकी सेविंग है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये आपकी सेविंग भी नहीं है, अभी आपको मान लो एक और चीजें घटानी है इसमें से। आपने राशन भी तो खरीदा होगा, महीने भर में खाओगे पियोगे, खर्चा भी तो करोगे। मान लो राशन वगैरह खर्च करके 5,000 रुपये खत्म हो गए, और राशन को हम राशन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? राशन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये यूनियन टेरिटरी का टैक्स है। क्या बोलेंगे? यूटी टैक्स है, यूनियन टेरिटरी का। राशन में खत्म हो गए 5,000 रुपये, कितना बचा? आपके पास बचेगा 11,000 रुपये। अब आपके पास 11,000 बचा है। मान लो आप मैरिड पर्सन हो, आपकी बीवी जो है उसके लिए आपको थोड़े गहने जेवर खरीदने पड़ेंगे ना बहन तेरे लिए, हाँ, तो गहने वगैरह आपके लिए खरीदने हैं, बिना इसके तो मानोगे नहीं आप। तो वो भी मान लो एक तरीके का होम टैक्स है। क्या है वो? होम टैक्स। होम टैक्स, ज्वेलरी वगैरह खरीदनी है आपको, घर में अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने हैं, उसमें मान लो आपने 5,000 और खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? 5,000 माइनस कर दो। अब आपके पास बचा सिर्फ 6,000 रुपये। अब ये 6,000 रुपये है, सारे टैक्स माइनस करते करते अब आपके पास जो बचा है ये वो कहलाएगी आपकी सेविंग। क्या कहलाएगी? सेविंग। अब आपने को मैंने जहां पे रेंट बोला, बिजली का बिल बोला, जहां मैंने होम टैक्स बोला, इन सबको हटा दो। अब इन नॉर्मल वर्ड को हटा दो, अब उन वर्ड को पकड़ लो, जैसे CGST, SGST, UTGST और होम टैक्स, ऐसे वर्ड को ध्यान दो। तो देखो सैलरी थी 20,000, यानी सपोज करो आपका आईटीसी था 20,000। 20,000 में से पहले आपने SGST घटाया, पहले तो आपने सैलरी को SGST के लिए यूज किया, जिसके लिए वो आई थी, सैलरी आई थी खर्च करने के लिए, तो आपने उसको SGST में डाल दिया। SGST के बाद आपकी जो सैलरी बची, यानी आईटीसी बचा, उसको आपने आगे भी यूज किया, फर्दर आपने CGST को भी उसमें से घटाया, यानी कि राशन वगैरह लिया और खर्चा हुआ। फिर आपके पास और पैसा बचा रहा, आपको लगा कि और भी जो कहीं से लोन वगैरह लिया हो वो भी चुका दो, तो आपने UTGST भी घटाया, फिर आपने होम टैक्स जो था वो भी घटाया, फिर लास्ट में जो बचा वो आपकी सैलरी।
समझ आया। तो आईटीसी को यूटिलाइज करने का सेम यही प्रोसीजर अब यहाँ पे आपको मैं पढ़ाता हूँ, अब आपको जल्दी समझ आएगा। देखो आईटीसी आपको मिला, आईटीसी आपको यूटिलाइज करना है, यानी आपको सैलरी मिली, आपने वर्क करा, आपको सैलरी मिल गई, आईटीसी मिला। आईटीसी को आपको यूज करने के लिए मिला था आईजीएसटी के लिए। आपको आईटीसी किस लिए मिला था? आईजीएसटी के लिए यूज करने के लिए। आपने क्या करा? पहली चीज तो फर्स्टली सबसे पहले आपने यूटिलाइज करा, आईजीएसटी पे करा और आउटवर्ड सप्लाई को खत्म करा। आपने आईजीएसटी के लिए आईटीसी लिया था और आईटीसी को आईजीएसटी में यूज करके खत्म कर दिया। अगर बाई चांस आईटीसी बच जाता है आईजीएसटी में खर्च करने के बाद, जैसे यहाँ पर सैलरी मेरी बच गई थी, मेरा यहाँ पर रेंट पे करने के बाद, फिर मैंने और किसी चीज में खर्चा कर लिया, फिर बच गई, फिर मैंने होम टैक्स भर दिया, फिर बच गई, फिर मैंने कहीं और खर्चा कर दिया। तो अगर आपका आईटीसी तो मस्ट है, आईटीसी आपको आईजीएसटी के लिए तो मस्ट है। जो चीजें पहले जिसके लिए मिला है वो चीज पे स्पेंड करो, अगर वो बच जाता है तो दूसरी चीज के लिए यूज कर लो। तो आपने आईटीसी लिया आईजीएसटी के लिए, आपने आईजीएसटी पे कर दिया। अगर आईटीसी बच गया, एनी बैलेंस, याद रखना ये वर्ड एनी बैलेंस, ये बार बार आएगा, ये वर्ड अगर कोई बैलेंस बच गया आईजीएसटी में खर्च करने के बाद, तो वो बैलेंस को आप पे कहाँ करोगे? उसको आप खर्च कर सकते हो सीजीएसटी, यानी कि सीजीएसटी मतलब होता है आपका रेंट, आप रेंट में यूज कर लो। एसजीएसटी यानी कि जिसको हमने बोला था राशन, आप राशन में यूज कर लो। यूटीजीएसटी जिसको हमने बोला था बिजली का बिल या खाने वाने का खर्चा, आप उसमें यूज कर लो। ठीक है, अब ये खाने का खर्चा, रेंट, इन वर्ड को हटा देते हैं, अब नॉर्मल सीधा बुक की लैंग्वेज पे आ जाते हैं। अब अगर आपका आईजीएसटी में पैसा खर्च करने के बाद कुछ बचता है, क्लेम आपका आईटीसी बचता है, उस आईटीसी को आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगला पॉइंट आता है कि अगर आपको आईटीसी सीजीएसटी के लिए मिला है तब आप कैसे खर्चा करोगे। अगर आपको आईटीसी मिला है सीजीएसटी के लिए, नॉट आईजीएसटी, आईजीएसटी ऊपर पढ़ चुके हैं, सीजीएसटी के लिए अगर आपको मिला आईटीसी, तो सबसे पहले तो आपको खर्च करना पड़ेगा सीजीएसटी पर ही। जिस चीज के लिए मिला है पहले आपको वही चीज खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो बच गया, बैलेंस अगर आया, देखो फिर से वर्ड आ गया बैलेंस, मैंने बोला था ना बैलेंस बार बार आएगा। अगर बैलेंस बच गया सीजीएसटी के बाद, आईटीसी बचा आपका कुछ, तब आपको वो यूटिलाइज करना है आईजीएसटी पे। किस पे यूज करोगे? आईजीएसटी। क्या भैया इसमें सीजीएसटी अगर मिल रहा है, इस पे खर्चा करने के बाद आईजीएसटी में तो यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या एसजीएसटी में भी यूज कर सकते हो? तो सुनो, सीजीएसटी का अमाउंट अगर बैलेंस बचता है तो वो एसजीएसटी में यूज नहीं कर सकते। क्यों? आप सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी का जो पैसा है आईटीसी का, उससे सिर्फ आप आईजीएसटी का टैक्सेबल लाइबिलिटी को खत्म कर सकते हो, नॉट यूजिंग इन एसजीएसटी। समझ आया? कुछ लिमिटेशंस भी होती है भाई चीजों की। सुनो, अगला लिखा है अगर आपको आईटीसी मिला एसजीएसटी के लिए, ऊपर सी के मिला था, अब आपको एस के लिए मिला, यानी कि स्टेट टैक्स के लिए मिला है, तो आप पहले तो स्टेट टैक्स पे खर्चा करोगे। आंख बंद करके जिस चीज के लिए आपको पैसा दिया गया है आप उस चीज पर पहले खर्चा करो। अगर वो पैसा बच जाता है तब फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले एसजीएसटी के लिए मिला तो कहाँ होगा खर्चा? एसजीएसटी पे होगा, मतलब जिसके लिए मिला है उस पे खर्चा कर दो, एसजीएसटी पे कर दिया। अगर बाकी बैलेंस बच गया, आपकी सैलरी या एसजीएसटी, मान लो सैलरी आपकी बची फिर भी, तब आप खर्चा कर दो आईजीएसटी पे। भैया यहाँ भी आईजीएसटी पे करना है? हाँ भाई यहाँ भी आईजीएसटी पे करना है। देखो सीजीएसटी ने अपना बैलेंस एसजीएसटी को दिया था क्या यूज करने के लिए? बोला था कि एसजीएसटी वाले आप यूज कर लो, मेरा बैलेंस नहीं दिया था ना। तो ऐसे ही एसजीएसटी में सीजीएसटी से गुस्सा हो गई, तो एसजीएसटी ने बोला कि मेरा जो बैलेंस बचेगा मैं भी आईजीएसटी को ही दूंगा, मैं सी को नहीं दूंगा। तो इसलिए यहाँ पर सीजीएसटी का नाम नहीं है, तो आपको वो लिमिटेशंस में आ जाएगा, सी के लिए यूज नहीं कर सकते एसजीएसटी का अमाउंट। अगला आ जाता है यूटीजीएसटी। ठीक है, तो यूटीजीएसटी में क्या हुआ कि यूटीजीएसटी के लिए अगर आपको पैसा मिलेगा, आईटीसी अगर आपको मिल रहा है यूटीजीएसटी के लिए, तो पहले तो आपको पे करना है यूटीजीएसटी, और यूटीजीएसटी पे हो गई तो बैलेंस जो बचेगा वो आईजीएसटी के लिए यूज करोगे, क्योंकि सारे ही आईजीएसटी में यूज करने हैं। बिकॉज क्योंकि आईजीएसटी ने शुरू में तीनों को दिया था, देखो सी को भी दिया था, एस को भी दिया था, यूटी को भी दिया था, तीनों को दिया था ना। तो तीनों की किससे बन रही है? आई से बन रही है, एस की भी आई से बन रही है और यू की भी आई से बन रही है। इनकी आपस में नहीं बन रही, बट बन किससे रही है? आई से। तो सबके सब अपना पैसा आई को दे रहे हैं लास्ट में यूज करने के लिए, बैलेंस। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। आईटीसी को कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है? कह रहा है कि वेयर आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, अगर आईटीसी सीजीएसटी के लिए आया है, आईजीएसटी इनपुट जो है आपका, जो इनपुट टैक्स है वो आपको मिला है सीजीएसटी के लिए, तब आप उसको आईजीएसटी में यूज कर सकते हो, ये गवर्नमेंट कहती है। अगर आपको वहीं पर आईटीसी मिला है आईजीएसटी के लिए, किसके लिए? आईजीएसटी के लिए, तो आप उसको सीजीएसटी में यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आईजीएसटी मिला है, इनपुट मिला है किसके लिए? आईजीएसटी के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हो एसजीएसटी में। तो ये कुछ कंडीशंस है।
अगर इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे बुक में पीछे दे रखे हैं तो न्यूमेरिकल अगर आया भी ना तो पता कैसा न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा कि आपको इनपुट मिला है 2.5 लाख का, ऐसे लिखा रहेगा कि आपको एक इनपुट मिला है, मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा बता रहा हूँ, आपको इनपुट दे देगा, आईटीसी दे देगा कि आपका इनपुट है 2.5 लाख का, ठीक है 2.5 लाख का। अब आपको मिला है ये इनपुट सीजीएसटी के लिए, किसके लिए, सीजीएसटी के लिए, और आपका क्वेश्चन में लिख देगा कि एसजीएसटी के लिए भी इतना अमाउंट जाएगा, सीजीएसटी के लिए भी इतना जाएगा, यूटीजीएसटी के लिए भी इतना जाएगा। अब आप बताओ कि एंड में आपका बैलेंस खर्चा होने के बाद कितना बचेगा, तो आपको ध्यान लगाना है कि इनपुट आपको किसके लिए मिला है, सीजीएसटी के लिए। सीजीएसटी का केस कहाँ है, तो ये रहा सीजीएसटी का केस, सीजीएसटी के लिए मिला है तो आप आईजीएसटी पे यूज कर सकते हो बैलेंस अगर बचा तो पहले आप इनपुट जो 2.5 लाख है तो आप पहले देखोगे कि सीजीएसटी के लिए मिला है तो सीजीएसटी में कितना पे करना है, मान लो सीजीएसटी में 1.5 लाख पे करना है तो पहले सीजीएसटी में 1.5 लाख पे कर दो, तो 2.5 लाख में से 1.5 लाख गया तो कितना बचा, 1 लाख। वो जो 1 लाख बचेगा अब उसको कहाँ यूज कर सकते हो, बैलेंस को, तो बैलेंस को आप आईजीएसटी में यूज कर सकते हो। अगर आईजीएसटी गिवन है मतलब कि 70,000 90,000 1 लाख के अंदर अंदर है तो उसमें उसको डाल के खत्म कर दो, अगर ज्यादा है तो भी उसमें डाल के खत्म करो, और जो बैलेंस बचा रह जाएगा वो आगे फर्दर प्रोसीड होगा, उसको कुछ नहीं करना, वो बैलेंस आपका आंसर होगा कि आपने जहां जहां बोला था वहां यूज कर लिया। समझ आया, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे और कोई ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल ईजी सा भाई, लुल्लू पुल्लू सा न्यूमेरिकल आएगा कि आपसे बस आई इनपुट दे देगा 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख दे देगा, पूछ लेगा कि आईजीएसटी में इतना भरना है, सीजीएसटी में इतना भरना है, एस में इतना भरना है, अब बताओ कैसे कैसे भरोगे। जो प्रोसीजर बताया बस इसको याद रखना कि कौन सा यूज कहाँ कर सकते हो, कहाँ नहीं हो सकता यूज, बस वो याद रखना, उसमें डाल के अमाउंट को खत्म करते रहना। अगर नहीं यूज हो सकता कोई ऐसी चीज है तो वो आगे दूसरा देखे, उसको वहीं पे छोड़ देना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑफ डिले ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर मान लो आपका टैक्स पेमेंट डिले हो गया, आपने इंटरेस्ट डिले कर दिया, मतलब पेमेंट करने में देरी लगा दी, तब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपके लिए कौन कौन सी पनिशमेंट है, तो भाई यहाँ पे लिखा है सेक्शन नंबर 50 क्लॉज नंबर 1 में लिखा है जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर लिखा है कि अगर आपकी डिले पेमेंट होती है, इंटरेस्ट इज पेबल व्हेन देयर इज अ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। कह रहा है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्या कह रहा है, इंटरेस्ट इज पेबल, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आपकी पेमेंट ड्यू डेट के बाद भरनी है आपको, मतलब एक डेट दे देगा, 20 तारीख दे दी मान लो महीने की, 20 अप्रैल दे दिया इस महीने का, 20 अप्रैल से पहले पहले अगर आपने पेमेंट कर दी तो ठीक है, नहीं तो 21 अप्रैल से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, उस पर ब्याज लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है वो बताओ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 दे रखे हैं आपकी बुक में, एक है 18% और एक है 24%। एक तो लगेगा 18% और एक लगेगा 24%। 18% लगेगा बिलेटेड पेमेंट पे, यानी कि जैसे आपका बर्थडे चला गया तो मैं आपको विश करता हूं तो आप बोलते हो उसको बिलेटेड बर्थडे, कोई चीज निकल जाने के बाद उसको विश करी जाए या करी जाए तो बिलेटेड हो जाता है। अगर आपकी डेट निकल गई, डेट के बाद आप पेमेंट कर रहे हो किसी टैक्स की, तो वो बिलेटेड पेमेंट होती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा 18% का। अगर आपकी मान लो कोई भी प्रीसीडिंग मतलब कि 24% भी लगेगा अगर आपका कोई भी अनड्यू एक्सेस क्लेम है आईटीसी का, कोई भी आईटीसी का क्लेम है जो कि एक्सेस है, अनड्यू है और पे नहीं करा गया, तो उस पर लगेगा 24% का रेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट इज पेबल, ये चीज मैं मिटा देता हूँ बीच में ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ये बीच में ना घिचिर पिचिर हो गया, क्या हो गया, घिचिर पिचिर, क्या हो गया भाई, घिचिर पिचिर, ठीक है। अरे हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही बोलते हैं, गंदा हो गया कह लो, ठीक है, मगर हम तो बोलेंगे भाई घिचिर पिचिर हुआ है। सुनो अगला आता है यहाँ पे इंटरेस्ट इज पेबल फ्रॉम लेट फीस आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स। कह रहा है कि इंटरेस्ट पे कब करना पड़ेगा, इंटरेस्ट या तो अगर आपने ड्यू डेट के बाद कोई भी टैक्स पे कर रहे हो तब आपको पे करना है, या फिर कह रहा है कि टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्चुअल पेमेंट की डेट अगर आ गई है और अगर आपने अब भी पे नहीं करा तब आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि इफ ड्यू डेट इज 20 जुलाई, अगर आपकी ड्यू डेट मान लो किसी को पे करने की टैक्स 20 जुलाई है और कह रहा है कि सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट फ्रॉम 21 जुलाई, आपका 21 जुलाई से, यानी कि 20 जुलाई का आपका लास्ट डेट है कि 20 जुलाई तक पेमेंट कर दो टैक्स की, आखिरी दिन है 20 जुलाई। 20 जुलाई से जैसे ही 21 जुलाई में आओगे अगला दिन लगेगा, अगले दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन रेट चालू हो जाएगा। अगर बिलेटेड है तो 18%, अगर कोई भी आईटीसी का क्लेम है एक्सेस तो 24% का लगेगा, ये समझ लो, ठीक है। अगर मान लो कि इंटरेस्ट जो है वो 20 को पे करना था, 21 से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा और आपकी डेट थी 20 तारीख, आपने पे नहीं करा, आपने पे कब करा, आपने पे करा 25 जुलाई को, 25 जुलाई, तो कितने दिन एक्स्ट्रा ले गए,
20 जुलाई को पे करना था, 25 जुलाई को पे कर रहे हो, कितने दिन फालतू हैं? 21, 22, 23, 24, 25। बुद्धू हो क्या? अपनी उंगली पे गिन लो, मेरी उंगली देख रहे हो? तो 5 दिन आपके फालतू लगे हैं, तो ये 5 दिन का इंटरेस्ट आपको फाजिल देना पड़ेगा। यानी कि 20 को पेमेंट करनी थी, आपने 25 को करिए, 5 दिन का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। बिलेटेड है तो 18% के हिसाब से। टैक्स को कैलकुलेट कैसे करा जाता है भैया, वो भी बता दो। टैक्स अगर दे रहे हैं तो कितना कैसे देना पड़ेगा? एग्जाम्पल मान लो, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मानो, अगर आपको टैक्सेबल अमाउंट है 20,000 का, पे करना है आपको 20,000, आपको टैक्सेबल अमाउंट बता दिया कि आपके 20,000 रुपए पे करने हैं आपको 20 तारीख को, आपने नहीं पे करे, आपने 25 को पे करे। अगर 20,000 रुपए का आपका अमाउंट है तो आप टैक्स का कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो, अगर 18% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो तो कैलकुलेट करने का तरीका सीख लो। 20,000 पहले लिख दो टैक्सेबल अमाउंट जो भी आपका गिवन है, उससे मल्टीप्लाई कर दो आप 5 डेज से, यानी कि कितने दिन आपने लेट करा है। जैसे कि 21, 22, 23, 24, 25, 5 दिन लेट है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 365 से। साल में 365 दिन होते हैं ना, लीप ईयर को हटा दो, लीप ईयर की बात नहीं हो रही है, लीप ईयर 4 साल में आता है, तो यहाँ पर मोस्टली 365 आते हैं जो साल में। तो वही आप पहले अमाउंट लिखो, कितना अमाउंट आपको पे करना है, उसके 5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 365 से, और मल्टीप्लाई में वो रेट लिख दो, ये रेट जिस रेट से आपको टैक्स पे करना है। अगर आपको 24% से पे करना है तो इसकी जगह आप वहां पे 24% डालोगे, ठीक है। और अगर आपको मान लो 18% से पे करना है तो आप 18% से डाल के कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है, ये तो कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया मैंने कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। मान लो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया छोटा सा कि आपको 20 तारीख को टैक्स पे करना था 50,000 का, आपने लायबिलिटी पे नहीं करी, आपको वो टैक्स आपने 28 को पे करा। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे? इंटरेस्ट रेट बताओ। तो बिलेटेड वाला केस है, यानी 8 दिन बाद पे कर रहे हो आप, तो 8 दिन का टैक्स लगेगा। तो 50,000 का अमाउंट दिया हुआ तो लिखो 50,000, मल्टीप्लाई में कितने दिन लेट है? 8 दिन, तो लिखो 8 डेज, और नीचे 365, ये कॉमन है, हमेशा रहेगा 365, और मल्टीप्लाई में कितना? 18%। बस इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, इससे बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। और जिसको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता भाई, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, आराम से कैलकुलेटर से तसल्ली से करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कह रहा है इंटरेस्ट पेबल शैल बी डेबिटेड, जो भी इंटरेस्ट पे होगा ना उसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। कह रहा है टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर या रजिस्टर, तो मैं रजिस्टर बोलता हूँ हर बार, मैंने बताया था रजिस्टर नाम से याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट साइड में शो करेगा जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे वो, ठीक है। समझ आ गई बात कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करेगा जो भी इंटरेस्ट होगा वो पेबल जो करना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगर कोई भी बिलेटेड इंटरेस्ट है, जो भी बिलेटेड इंटरेस्ट है जो पे करना है टैक्स का, वो किसके द्वारा टैक्स पे किया जाएगा? वो ई कैश लेजर के द्वारा पे किया जाएगा। बिलेटेड का टैक्स जो होता है वो ई कैश लेजर से पे होगा, तो ई कैश लेजर जो हो जाएगा वो घट जाएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में शो करेगा। और यहाँ पर इसको बोलते हैं नेट कैश लायबिलिटी, जो भी नेट कैश लायबिलिटी है वहां से आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। जितना भी ई कैश लेजर में पैसा है उसमें से जो आपकी लायबिलिटी होगी बिलेटेड अगर है तो वहां से वो डिडक्ट होगा, कटेगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन डिले ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपके टैक्स पेमेंट डिले होती है तो उस पर क्या इंटरेस्ट टैक्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर नंबर 14 जो है टैक्स की पेमेंट ऑफ टैक्स खत्म हो गया है इस जगह। इसके बाद कोई भी नया टॉपिक आपकी बुक में नहीं दे रखा, बस छुट्टू मुट्टू से टॉपिक है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, मैंने पूरा चैप्टर कर दिया। इसके बाद आप सोचो मेरे को बुक खोलनी पड़ेगी क्या, तो भाई नहीं खोलनी, बुक बंद कर दो, बुक को बेच मारो कहीं, ठीक है। तो आपको कोई बुक खोलनी नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर हो गया खत्म। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 15 के साथ। अब आप इसको रिवाइज करो और इसके नोट्स बनाओ। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं, बने बनाए नोट्स, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे बोर्ड पे शो कर रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहां से आप लेके नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हो कि नोट्स हमें बाय करने हैं। 150 रुपीज प्राइस है, देकर पीडीएफ ले सकते हो। और अगर किसी का कोई कमेंट है, डाउट है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर आप रिप्लाई कर देना, और सॉरी मैं रिप्लाई कर दूंगा, आप कमेंट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। अब आप इसको रब करने से पहले उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।